नमस्कार, मैं कुंदन ज़ुबैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संभल में अब हालात सामान्य हैं, लेकिन सियासत में चिंगारी धधक रही है। सपा के बाद आज कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभल जाने के लिए निकले, लेकिन बीच में ही रोक दिए गए। पुलिस और कांग्रेस डेलीगेशन के बीच खूब हंगामा हुआ, बहस हुई, लेकिन जब संभल जाने नहीं दिया गया तो राहुल प्रियंका का काफिला गाजियाबाद से यू टर्न लेकर के वापस लौट गया। हालांकि राहुल गांधी ने सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके अधिकार को दबाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और आखिर उनके अधिकार को कब तक दबाएंगे। उधर राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि पहले सपा और अब कांग्रेस दोनों के बीच मुस्लिमों का मसीहा बनने की होड़ लगी है। उधर राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने ही तंज कस दिया और कह दिया कि संसद में मुद्दा जो है उठाते नहीं है, लेकिन संभल जा रहे हैं। यानी संभल पर सपा और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही है। तो आज खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। वो किसी भी दुखद घटना में राजनीति करना चाहते हैं और वोटों की फसल के लिए जा रहे हैं। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। पिछले 100 साल से ये विचारधारा जो आपकी है, कांग्रेस को रोकने की कोशिश करती आई। कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। इस देश में मोहब्बत लाने को कोई नहीं रोक सकता। नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते। राहुल गांधी जी के को जाने से उनके डेलीगेशन को रोकना बहुत अफसोस की बात है और पुलिस प्रशासन अपनी करतूतों पे से, साजिश पे से पर्दाफाश नहीं हो, इसलिए हमारे डेलीगेशन को जाने से रोका। तो आखिर टूट संभल क्यों तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद कैसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल रोक के बावजूद संभल जाने की जिद आखिर राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने ये नई जिद क्यों की? अब मुस्लिम वोट की होड़ क्या चल रही है? संभल की दौड़ की वजह के पीछे की वजह दरअसल ये है क्या? संभल पर सपा कांग्रेस में कंपटीशन चल रही है क्या? यह अपने में बड़ा सवाल है। रामगोपाल यादव के कटाक्ष को देखें तो ऐसा लगता है। संभल में पाक मेड कारतूस कहां से आए, इस पर भी जब सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, उस पर भी चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास हर सवाल का जवाब बहुत बेहतर तरीके से होता है और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देते किसी भी तौर पर। इस पर बातचीत करने के लिए शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अहमद लारी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। शरद जी, पहला सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूं, क्या लग रहा है ये दौड़ क्या वाकई में मुस्लिम वोट के लिए दोनों राजनीतिक दलों के बीच है, या फिर एक खास वर्ग को खुश करने में दोनों राजनीतिक दल लगे हुए हैं?
देखिए, ये मुस्लिम वोट का झगड़ा नहीं है, ये सेकुलरिज्म का टेंडर किसके पास रहेगा इसका झगड़ा चल रहा है। ये कौन कितना बड़ा सेकुलर है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो जाने से रोका नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो अपनी यात्रा है वो 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दें। 10 तारीख तक का समय मांगा है लोकल प्रशासन ने। उन्होंने कहा कि साहब संवेदनशील स्थिति है, स्थिति समान होती जा रही है, दिन ब दिन लोगों से बातचीत हो रही है। भी 50 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनको हिरासत में लेने की जरूरत है। 33 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। तो अभी वहां की स्थिति ऐसी नहीं है कि जैसे हमारे जो सेकुलर नेता हैं वो जिस तरह का सेकुलर वोट को पाड़ने के लिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि साहब वो जो लोग दुकानों में बैठे थे वहां उनको निकाल के गोली मारी गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब उनको घेर घेर के गोली मारी गई है, जबकि प्रशासन ने कहा है कि गोली का कोई इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है। जो भी लोग हताहत हुए हैं बहुत दुखद बात है, और वो भी उनके अपने कारनामों से हुआ। उसका कोई भी ऐसी कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी जिससे किसी को कोई चोट आई हो, और पुलिस के खुद जवान जो हैं वो 20 घायल हुए हैं। तो इस तरह की जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अगर इस तरह की बयानबाजी वहां जाके होगी जमीन पे, तो वहां की अभी समस्या पूरी तरह भी सुलझी नहीं है। उनसे बातचीत ठीक है, हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच में अगर कोई बाहरी नेता जाता है, हालात खराब हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, ये कह रहे हैं शरद जी। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशु साहब, आज तो 4 तारीख हो गई, अब 6 दिनों की और बात है। 6 दिन के बाद चले जाते, 11 तारीख को राहुल गांधी चले जाते, शायद प्रशासन नहीं रोकता। देखिए, प्रशासन के रोकने की बात नहीं है। प्रशासन ने जो तो आज तानाशाही दिखाई है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, उससे ज्यादा लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रशासन जितनी तत्परता एक संवैधानिक पद पर बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी को रोकने में दिखा रहा था, या हमारी जो सांसद हैं जनप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को रोकने में दिखा रहा था, अगर उन्होंने वहां पर स्थिति संभाली होती तो वो हिंसा नहीं होती, वो जो घर उजड़े, लोगों की जान गई, वो जाने नहीं जाती। बार बार सवाल ये आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पहले लोगों को उकसाती है, फिर हिंसा करवाती है, और उसके बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन या कोई भी नेता, स्वयं के जयंत चौधरी जी इनके साथ आज मंत्री हैं, वो भी जा रहे थे लखीमपुर, आपको याद होगा किस तरीके से लाठियों से पीटा था जयंत चौधरी को। तो चाहे ये संभल की बात हो, हाथरस में एक दलित बेटी को जब जलाया गया वहां की बात हो, या लखीमपुर में इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, वहां की बात हो, कहीं पर भी हो, आप देखिए इनकी नियत एक रहती है कि विपक्ष के लोग जो पीड़ित हैं उनके दुख दर्द को बांटने ना पहुंचे। चलिए, आप संभल की बात आज कर रहे हैं, लखीमपुर में क्या दिक्कत थी? लखीमपुर में तो आपके बेटे केंद्रीय मंत्री के जो नवाब साहब, बाद में तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जाने दिया गया था वहां पर। ठीक है, एक वक्त तक रोका गया, लेकिन बाद में तो प्रियंका जी गई ना वहां पर। एक वक्त तक नहीं रोका गया। प्रियंका गांधी जी को 3 दिन गिरफ्तार करके रखा गया। हमारे हजारों हजार, 10 हजार कार्यकर्ता बाहर संघर्ष करते रहे, उसके बाद उनको जाने दिया गया। रोका गया वाली बात तो समझ में आती है, क्या 3 दिन किसी को गिरफ्तार करना और कोई व्यवस्थाएं ना हो वहां पर, किस तरीके से रखा गया वहां पर जो इनका पीएससी पीटीसी ट्रेनिंग। शरद जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम तारीख साहब के पास में जाऊंगा। जल्दी शरद जी, छोटा जवाब। देखिए, संविधान की हत्या संदेश खाली में हुई थी जब इंडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को वहां जाने से रोक लिया था। केंद्रीय मंत्री जाना चाहते उनको भी रोका गया, कैबिनेट मिनिस्टर जाना चाहते तो उनको रोका गया। तो संविधान की हत्या तो पहले हो चुकी है वहां पे। ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, यही जो बयानबाजी हो रही है, जो अभी अंशु जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, वो दंगा करवाती है, यही इन्हीं बातों को रोकने के लिए कि अभी वो संवेदनशील स्थिति है वहां पे, अगर कोई इस तरह की बयानबाजी होगी तो फिर दंगा भड़क सकता है। अंशु जी ने बिल्कुल सही बात कही है, इसी वजह से करा जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी को सबसे उच्च स्तर की सिक्योरिटी दी गई है। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो संविधान की तो हत्या होगी, पूरी हमारी संसद खत्म हो जाती उस दिन। तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। सिर्फ प्रशासन ने 10 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 1 हफ्ते का 6 दिन का समय मांगा है। आज 4 तारीख हो गई, अब 6 दिन बाद चले जाइए, किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, तारिक साहब जल्दी से बता दीजिए, क्या ये सेकुलरिज्म की लड़ाई में अव्वल आने की कोशिश है? शरद जी कह रहे हैं भाई सबसे बड़ा सेकुलर कौन है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा बीजेपी ने बदल दी है। जल्दी से तारिक साहब।
देखिए, कम्युनल फोर्सेस से लड़ने के लिए हम लोग को सेक्युलर तो होना ही पड़ेगा। कम्युनल है, सबको मालूम है, दंगाई हैं, दंगे करने वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं आजकल, और दंगे करने वाले तो उस पद पे बैठे हुए हैं, तड़ीपार लोग उस पद पे बैठे हुए हैं। तो ये तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कम्युनल लोगों से ये करने में, और कम्युनल फोर्सेस ने वहां पे जो हत्याएं की हैं, जिन लोगों की हत्या हुई है, उन लोगों के परिवार से मिलने में कोई ऐतराज तो है नहीं। वहां तो दूसरे दिन से सारा मामला सबसाइड था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कोई बड़ा तमाशा हो रहा था। भाई कम्युनल फोर्सेस है, बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने गोली चलाई है, गोली चला के उन्होंने हत्याएं की हैं। तो जिन लोगों की हत्याएं हुई उनसे मिलने का तो अधिकार हम लोग का है ही है। अब आप उसको सेक्युलरिज्म कहिए, बीजेपी के किन लोगों ने हत्या की है? कम्युनल फोर्सेस ने हत्या की है। कम्युनल फोर्सेस का मतलब बीजेपी की फोर्स ने हत्या की है। ये कम्युनल फोर्सेस हैं जो हमेशा से देश में दंगा फैलाने, आगजनी करने, देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं, सत्ता पाने के लिए किसी तरह से। तो अब सत्ता में है तो अब वो प्रॉपर अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस फोर्स के जरिए, अपनी कम्युनल फोर्स के जरिए दंगा हत्याएं करा रहे हैं। उनका मकसद ही हत्या करना है, तो हत्या कर रहे हैं। पार्टी के तौर पर आपको क्यों नहीं लगता कि वहां पर उपद्रवियों ने जो हालात पैदा किए उसके बाद ये घटना घटी? आप लोगों को क्यों नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वहां की कमेटी गई थी वो दंगाई थी, और उन लोगों ने ये काम किया जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। जो एक्शन हुआ है, जो कम्युनल फोर्सेस ने एक्शन लिया था वहां पे, उसके रिएक्शन में ये काम हुआ था। बात खत्म हुई। उसके बाद अगर किसी ने पत्थर चलाया तो पत्थर का जवाब गोली नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वहां पे करने वाले, जो पत्थर चलाने वाले थे, वो विशेष समुदाय थे, इसलिए कम्युनल फोर्सेस ने हत्या कर दी उनकी। सीधी सी बात है। आखिर क्यों नहीं कम्युनल फोर्सेस में किसी की हत्या हुई? किसी की हत्या नहीं हुई। देख रहा है साहब कि कम्युनल फोर्स कैसे गोली चला रही है, कैसे क्या कर रही है, बाकायदा दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, ये विशेष समुदाय इन हथियारों को लेकर, विशेष समुदाय के लोगों ने वहां पर तमंचा चलाया है, तमंचा से गोली फायर करते हुए वो तस्वीरें भी सामने आई है। तारिक साहब, वो तस्वीरें विपक्ष को क्यों नहीं दिखता? और वही तमंचे को सबूत है उसको, और हथियारों को अपने हाथ से पकड़ के कम्युनल फोर्स का कप्तान दिखा रहा था। क्या उसको ये नहीं सिखाया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको कोई भी सामान अगर मिलता है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ना होता है? नहीं, वो तो दो धारी चाकू की तस्वीरें दिखा रहे थे। वो वैसे कई चाकू थे, वो गिरे हुए थे, उसे उठा करके दिखाया था शुरुआत में वो। ठीक है, मैं आता हूं तारिक साहब, मैं आता हूं, इस चर्चा को जारी रखें। राजीव रंजन साहब हमारे साथ मौजूद है। राजीव साहब, वहां पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। भाई राजनीतिक दल है, कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कोई सत्ता में, विपक्ष सत्ता में रहा है उत्तर प्रदेश में, इन राजनीतिक दलों को पता है कि जिला प्रशासन और सरकारें कैसे ऐसे हालात को काबू में करती हैं, कैसे शांति व्यवस्था को बहाल की प्रक्रिया होती है। चाहे संदेश खाली है, वहां भी विपक्ष के लोगों को नहीं जाने दिया गया था, वहां भी रोका गया था, यहां भी रोका जा रहा है। जहां भी ऐसी घटना घटती है, जहां पर बीजेपी की शासन है, जहां पर कांग्रेस की शासन है, ऐसी घटना घटती है तो रोका जाता है। फिर भी यह सियासत चमकाने की कोशिश क्यों हो रही है? राजीव साहब, जो 19-20 तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पे हुई, उसके बाद जब घटना हुई तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसके पहले प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन एक बार जब घटना हो गई तो वहां के डीएम, वहां के एसपी वहां की स्थिति को समझते हैं। अगर वहां के डीएम का ऐसा आदेश है कि 9-10 तारीख तक कोई वहां पर ना आए, वहां समस्या हो सकती है, तो निश्चित तौर पर किसी राजनीतिक दल को नहीं जाना चाहिए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो। अब आप समझिए, राहुल गांधी वीआईपी प्रोटेक्टी हैं, इस देश के लीडर अपोजिशन हैं, और उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो भी तय करते हैं कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। ऐसी परिस्थिति में जहां का आपकी कम्युनल माहौल इतना खराब हो, जाने से उनको खतरा भी हो सकता था, वहां मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर कप्तान या डीएम का जो निर्णय था, उस निर्णय को सारे राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात यह कि अभी जो बोल रहे थे सपा के प्रवक्ता, एक इनको हम जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी पुलिस को जो हथियार मिलते हैं, उस हथियार के कारतूस एक निर्धारित बोर के होते हैं। वहां जो कारतूस बरामद हुए हैं, पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए हैं। तो सरकार को कम्युनल फोर्स कहना, पुलिस को कम्युनल फोर्स कहना, आरोप लगाना,
इससे बेहतर है नहीं, कि राजीव वहाँ जी, शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी, इसकी बात सारे राजीव जी आपने महत्वपूर्ण बात ऐसा छेड़ मुझे दी है। लगता है। राजीव जी मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई अवैध कट्टा भी रहता है पुलिस के पास, अवैध कारतूस भी रहता है, और जब पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस बरामद किए गए, उनके जमाने में रहता होगा, ये मुझे नहीं पता है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी पुलिस को उन्होंने दिया होगा, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। पुलिस के पास तो सामने तारिक जी कुछ उनके हथियार होते हैं। कहिए तारिक साहब। कम्युनल फोर्स के कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स का स्मगलिंग किया था, नहीं किया था इंडिया में? अरे भाई तारिक साहब कहां ले जा रहे हैं, बहुत लंबी बहस चल जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जो है पाकिस्तान मेड कारतूस भी है? तारिक साहब से कुछ नेटवर्क का इशू है। शरद साहब, आप लोगों के पुलिस के पास 2-3 हथियार आपने दे रखे हैं क्या? अमेरिकी मेड, पाकिस्तान मेड, देसी मेड, और आप लोग जो अवेलेबल कराते हैं सरकार की तरफ से वो भी है, ऐसा है क्या शरद जी? देखिए, प्रशासन जो है न्यूनतम फोर्स का इस्तेमाल करता है। ये कोई हमला करने वाला फोर्स नहीं था, वहां कोई कब्जा करने नहीं गए थे। एक प्रशासनिक कार्रवाई थी जिसका आदेश कोर्ट ने दिया था, उसको अमल में लाने के लिए गए थे, और पुलिस ने कह दिया है हमारी किसी भी कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। जितने हथियार पुलिस लेके गई थी, अगर उसका इस्तेमाल करती तो मुझे नहीं लग रहा वहां कोई जिंदा बचता। और वहां जो मासूम बच्चे आए थे वो 22 ट्रक पत्थर लेके आए थे। और यहां पे ये जो अभी बता रहे हैं कि साहब ये कम्युनल फोर्स है, और वो इनका तो सेकुलर फोर्स था। उसने 130 लोगों को पुलिस की गोली से मरे थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे जो आंदोलन में थे, उनमें 130 कार्यकर्ताओं के वो मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। उन्होंने कहा था अगर दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा गोली चलाएंगे। वो कोई कारतूस छर्रे से नहीं मरे थे, वो बिल्कुल गारंटीड, क्योंकि वो फालतू समुदाय के थे और सांप्रदायिक लोग थे, इसलिए उनको गोली मार दी गई। यहां तो पुलिस कह रही है कि साहब हमने कोई भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है जिससे किसी को कोई खरोंच भी आई हो। ये इनके लोग थे जिनमें आपस में झगड़ा था। शफीकुर रहमान बर्क जो इनके पुराने सांसद है, वो भड़काऊ भाषण के लिए फेमस है। उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे को ये मौका दिया, जियाउर रहमान बर्क को, उन्होंने यही करा है, और वहां के विधायक, उनके ऊपर केस फाइल हुआ है। उनका फैसला आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये ठीक है, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी मैं लौट रहा हूं, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे। तारिक साहब, आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी, कह रहे हैं कि भाई कम्युनल फोर्स आपके हिसाब से जो है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो अपराधियों को ठिकाने पहुंचाती है। मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि भाई देसी कट्टे में रखती है वो पुलिस? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मेड कारतूस भी रखती है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका मेड जो है असलहा अलग से भी रखती है? आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं। तारिक साहब, चलिए तारिक साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंशु साहब, ये किस तरह की दलीलें हैं जो चीजें वहां पर फोरेंसिक जांच में पता चल रही है कि भाई पाकिस्तान के कारतूस का वहां पर इस्तेमाल किया गया? अब ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कि भाई पाकिस्तानी हथियार का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस करती है, ये कहां से जायज लगता है अंशु साहब? देखिए, ये कौन सी पुलिस है? आपको याद है जिसने विधानसभा में एक पाउडर को बता दिया था कि ये जो है एक ब्लास्ट करने वाला मटेरियल है, और जिसकी वजह से पूरा हड़कम मच गया था। जिसकी जांच हुई, क्या निकल के आया कि वो पाउडर था। तो ये तो वो लोग हैं। सच्चाई ये है कि चाहे जिलाधिकारी हो या वहां पर कमिश्नर हो या पुलिस के अधिकारी हो, सीधे तौर पे जो सरकार का इशारा था उस पर काम कर रहे थे। हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि जब पहली बार सर्वे हो गया और उसके बाद आप जो है वो करते हैं, पहली बात तो सर्वे ही असंवैधानिक है। जब हमारा शक्ति उपासना अधिनियम 1991 स्टैब्लिश है और उसका वायलेशन कर करके कोर्ट से सीधे तौर पे लोगों को आदेश करा के भाजपा साजिश रच रही, तो आप क्या चाहते हैं? आप तो चाहते हैं कि देश में अशांति फैले, देश में दंगा भड़के। भगवान शिव के मंदिरों की हमारी कमी नहीं, और हमारे आस्था रखने वाले लोग हर जगह पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन ये वो कौन से लोग हैं जो जमीन खोद के इस देश की संस्कृति को, इस देश के भाईचारे को खोद? अंशु अवस्थी साहब, मेरा सवाल ये कि क्या बीजेपी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है? कोर्ट आदेश के बाद ही कोई सर्वे हो रहा है ना? सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इसमें इन्वॉल्व है।
बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि जनता के मुद्दों पर बात। भाई तो ऑर्डर तो कोर्ट का है ना अंशु साहब, अंशु साहब कोर्ट ऑर्डर तो कोर्ट का है ना। मैं चैलेंज से कोर्ट की अवमानना करता हूं। कोर्ट ने वायलेशन किया है, जो 91 का अधिनियम है उसका वायलेशन किया। मैं चैलेंज करता हूं उस बात को। और सीधे तौर पे जिन लोगों ने किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने अपील की है कि इस डिसीजन को देखे। जिन लोगों ने निर्णय लिया है उनको इस बात का सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे। हम उस पर हम न्यायालय पर टिप्पणी। ठीक है, अब तो मामला हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट जो आदेश देगा। ठीक है, शरद साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से शरद साहब। तारिक जी हमारे साथ जुड़ गए, फिर से मैं सवालों में तारिक महत्वपूर्ण शरद जी। मैं अधिवक्ता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है अंशु साहब, जल्दी से खत्म कीजिए, थोड़ा वक्त का छोटा छोटा रखेंगे। सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं पर अत्याचार जमकर हो रहा है। जाति जनगणना की बात ना हो। ठीक है अंशु अवस्थी साहब सियासत करने लगे, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब हो गया आपका। शरद जी जल्दी से। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा किया है सेकुलर फोर्सेज के साथ। उन्होंने उसमें सब क्लॉज 3 लाए हैं, सेक्शन 3 सब क्लॉज ए लाए हैं, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है जो पुरातत्व महत्व की जगह है या ऐतिहासिक महत्व की, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह पे यह एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने क्यों इतना बड़ा धोखा किया सेकुलर फोर्सेज के साथ? देश टूटने की कगार पे आ गया। और अगर ये उस समय जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब देश का भविष्य सोचना चाहिए था, तो राम मंदिर का ताला इन्होंने क्यों खुलवाया? क्या सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए इन्होंने किया था? ये देश तोड़ने की तो साजिश तो कांग्रेस ने रची है। आपको कभी भी संप्रदाय नहीं डालना चाहिए था। इतना बड़ा सांप्रदायिक कांड हुआ है जो आपने राम मंदिर का ताला तोड़ा। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने वहां पे उनको 130 जो फालतू समाज के लोग थे उनके ऊपर गोली चलानी पड़ी। अगर आप ना ताला खुलवाते, ना गोली चलती, ना राम मंदिर, कुछ भी नहीं होता। भारत में टोटल सेकुलरिज्म रहता। ये इतना बड़ा धोखा हुआ है, इन्होंने ये क्लॉज क्यों उसमें ऐड किया? आप इनको उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद भी इनकी सरकार बनी थी, 2014 तक इनकी सरकार थी, इनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए थी। ये गलती इन्होंने क्यों नहीं देखी? वक्फ बोर्ड एक्ट ये लाए। ठीक है अंशु साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से अंशु साहब तारिक जमा से जुड़ गए, प्लीज बताइएगा जल्दी से। बीजेपी के गलत इंटरप्रिटेशन संभल और अयोध्या जोड़ने से इनकी जो काली सोच वो बदलने वाली नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान नौकरियों के लिए सफर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात ना हो, सवाल ना हो, इसीलिए भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान और धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत तो कभी क्यों नहीं पूछती है कि विपक्ष नौकरियों की बात क्यों कर रहा है? ठीक है, मैं लौटता हूं। तारिक साहब स्क्रीन बुलाइए। तारिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक साहब आप अपनी बात कहिए छोटा समय, लेकिन मेरा सवाल यह कि भाई रामगोपाल यादव को क्यों लगता है कि भाई कांग्रेस जो नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो संभल की बात तो करते हैं लेकिन संसद में ये मुद्दा उठाते नहीं है? आखिर ये आपके नेता ने कटाक्ष क्यों किया? अंशुल जी से मैं सवाल लूंगा, अंशु जी से, लेकिन पहले आपका जवाब। देखिए, मैं सवाल का जवाब बाद में देता हूं। पहले शरद जी का बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने इनके कार्यकर्ताओं की हत्या की। तो भैया आप लोगों ने कहा है उनको पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया, क्यों उनको अवार्ड दे दिया? अरे हत्यारे थे तो ना देते ना। हम होते तो हम मोदी को क्या नाम है कोई सम्मान थोड़ी ना देंगे। इसने 2000 लोगों की हत्या करवा दी गुजरात में। हम तड़ीपार को कोई सम्मान थोड़ी ना देंगे। हम योगी जी को कोई सम्मान थोड़ी ना देंगे जिन्होंने दंगा करवाया और सब कराया। तो ऐसी बातें ना करिए, आपने खुद अवार्ड दिया है। आपके मेरे सवाल का जवाब तारिक साहब भटकाइए नहीं प्लीज। तारिक साहब मेरे सवाल का जवाब। उनके सवाल का जवाब देना जरूरी था क्योंकि वो बात उल्टी कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके थे तो बताता रहा। आपके अगर लोग मारे गए तो आप उनके हत्यारों को क्यों वो अवार्ड दे रहे हैं भाई? तारिक साहब मेरे सवाल का जवाब जल्दी से। तारिक साहब कांग्रेस क्या संसद में मुद्दा नहीं उठा रही है, संभल का मुद्दा? कि राम गोपाल जी ने जो कहा है उनके मन की बात आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। आप लोग माइक लेकर हर जगह रहते, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं मन की बात नहीं कह सकता। ठीक है अंशु साहब, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है कि आप लोग कांग्रेस जो है वो संभल का मुद्दा सड़क पर उठा रही है लेकिन संसद पर नहीं उठा रही है? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं। एक मिनट मैं उसका जवाब देता हूं। प्रोफेसर साहब ने क्या कहा मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी संभल के मुद्दे को भी पार्लियामेंट में उठा रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन सड़क पर आकर उनसे मिलने जा रहा है। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? अरे विपक्ष का नेता सड़क पर मिलने जा रहा है, आप मिलने नहीं दे रहे हैं।
और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है, उनकी भी आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मोदी जी और बीजेपी तो कुछ नहीं कर रहे। उनकी तो बात कोई कर ही नहीं रहा है, तो देश में उनकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। राजीव रंजन साहब, ये संभल का जो मसला है, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि भाई तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते रहते हैं, दिल्ली से उठाते, लखनऊ से उठाते, लेकिन वहां जाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वहां पर आज्ञा है जिलाधिकारी की कि भाई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। इस आज्ञा को पालन करने में, इस आदेश को, इस निर्देश को, इस गुजारिश को पालन करने में आखिर राजनीतिक दलों को क्या दिक्कत हो रही है? और 11 तारीख तो तारीख होती जब कोई भी जा सकता था वहां पर, आखिर क्यों नहीं तब तक वेट हो रहा है? देखिए दिक्कत इसलिए हो रही है कि अल्पसंख्यक मतों की नुमाइंदगी इस देश में कौन करेगा, खास करके उत्तर प्रदेश में कौन करेगा, इस बात की होड़ दोनों दलों में है। अभी जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें उत्तर प्रदेश में विपक्ष को अच्छा एक बूस्टअप मिला, अच्छी सीटें आई और ऐसा एक माहौल बना कि शायद भारतीय जनता पार्टी लेट सरकार तमाम राज्यों में चुनाव हारेगी और इसका माहौल और खराब होगा। लेकिन जब हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, उसके बाउंस बैक को देख के विपक्ष में बड़ी बेचैनी है। पहले तो यह था कि कांग्रेस लीड कर रही थी, बाकी दल पीछे थे। अब जो अन्य दल हैं कांग्रेस के अलावा इंडिया में, उनका यह है कि कांग्रेस अब पिछड़ती जा रही है, इसलिए इंडिया का नेतृत्व हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसी होड़ तमाम राज्यों में मची हुई है। इसी होड़ के तहत सपा ने पहले इस मुद्दे को उठाया, बाद में कांग्रेस को ऐसा लगा कि शायद हमसे ये मुद्दा छूट न जाए, इसलिए राहुल गांधी जी आने लगे। सवाल यह है कि जब वहां डीएम ने ऐसी आज्ञा दे रखी है तो सारे दलों को प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए 11 तक रुकना चाहिए था। लेकिन अब राजनीति कैसे होगी? तो राजनीति करना इनका लक्ष्य है कि इनके जो वोटर हैं, इनके जो मतदाता हैं, वो इनके साथ रहें और मैक्सिमम अल्पसंख्यक वोट इनके साथ रहे। इसके लिए इन दोनों दलों में होड़ है। ठीक है, तारिक साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से तारिक साहब। डीएम ने एक गैर संवैधानिक ऑर्डर दे रखा है। ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले ही दिन जब हुआ मामला, उसके बाद कम्युनल फोर्सेस ने जो हत्याएं की हैं, वहां पे मामला उसके बावजूद शांत है, तो इसका मतलब है कि सब शांति है। ये जबरदस्ती वहां से सबूत मटाने के लिए अपने देश में अदालतें, शरद जी को स्क्रीन बुलाइए, शरद जी को स्क्रीन बुलाइए। शरद जी, ये लोग तो गारंटी लेने को तैयार है कि वहां पर हालात बिगड़ेंगे नहीं। शरद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हालात बिगड़ेंगे नहीं, हमें जाने दीजिए। आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते? हालात बिगड़ेंगे तो इनकी इन पर आप टीका फोड़ दीजिएगा। शरद जी जल्दी से। देखिए, ये ना समाजवादी पार्टी तय करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ना कांग्रेस तय करेगी कि वहां पे स्थिति कैसी है या कैसी नहीं है। वहां का प्रशासन तय करता है, ये पार्टियां नहीं तय करती हैं। और दूसरी चीज ये है कि पहले सर्वे हुआ था 19 तारीख को, दूसरा सर्वे हुआ था 24 तारीख को। दोनों के बीच में 5 दिन का फर्क था। अगर इन्हें कोई तकलीफ थी तो ये कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि आप देखें कि हमारे देश में बहुत बड़े एक समाज सेवी हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण का काम किया है, जिनका नाम था अफजल गुरु। उनको जब फांसी की सजा हुई थी 5 बजे कंफर्म हो गया था। उसके बाद 8 बजे दूसरी पिटीशन फाइल हुई, वो डिसमिस हुई, तो 2:30 बजे फाइल हुई, फिर डिसमिस हुई, 4 बजे फाइल हुई। तो ये रात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो रात में अगर उठा के बैठा सकते हैं उस समाज सेवी को बचाने के लिए, तो ये क्यों नहीं गए कोर्ट? इनके पास रिव्यू फाइल कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि इनको उसको भुनाना था। अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आप कोर्ट जा सकते थे। ये कह रहे हैं कि साहब एक्स पार्टी ऑर्डर जबरदस्ती करवाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन ने कोई जबरदस्ती काम नहीं किया। ये कोर्ट का ऑर्डर था और उसको अमल में लाना वो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी और कानूनी जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने बखूबी पालन किया और बेहतरीन रोल अदा किया है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया है कि कोई गोली नहीं चलाई। वो 20 पुलिसकर्मी घायल हुए लेकिन कभी कोई गोली उन्होंने नहीं चलाई। ये बेहतरीन काम वहां के प्रशासन ने किया है और आज शांति बहाल करी है और उसके बाद कोई अपनी घटना को अंजाम नहीं करने दिया है, जिसको ये भड़काने के लिए हमारे सेकुलर फोर्सेस वहां जा रहे हैं। ठीक है तारिक साहब जल्दी से छोटा जवाब, लेकिन पॉइंट पर आइएगा तारिक साहब। हाँ, कम्युनल फोर्सेस से मैं वो क्या निवेदन करता हूं, जैसे औरंगजेब ने कैलाश पर्वत को और मानसरोवर को हिंदुस्तान में रखा था, वैसे ये भी जाकर हिंदू हृदय सम्राट महाराज धीराज और मोदी जी जाकर वहां से चीन से ये छीन कर ले आए।
और वहाँ का सबसे बड़ा है और हिंदुओं का सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। सबसे पहले तारिक साहब लॉजिकल बातें कीजिए ना, तारिक साहब लॉजिकल बातें कीजिए ना, तारिक साहब लॉजिकल बातें कीजिए ना। आप चैनल में बैठे हैं, आप अपनी पार्टी की बातें कीजिए, लॉजिकल बातें कीजिए ना तारिक साहब। तारिक साहब वहां पर जो घटना घटी, शरद साहब ये कह रहे हैं कि भाई 19 तारीख को हुई, 24 तारीख को हुई, बीच में 5 दिन का गैप बच रहा था। आप लोग चले जाते और कोर्ट से गुजारिश कर लेते। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया, जब आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया जाना था तो रात के 2 बजे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, चले जाते। ऐसे औरंगजेब ने कैलाश पर्वत मानसरोवर को हिंदुस्तान में रखा था, आप भी रखिए ना, तब तो हम आपको समझे कि आप बहुत बड़े वो हैं। ठीक है अंशु जी, बहुत वक्त था विपक्ष के पास, और जो मस्जिद को बचाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भाई वहां से मस्जिद हमेशा से थी, वहां कोई मंदिर था ही नहीं, उन लोगों के पास बहुत वक्त था 19 तारीख के बाद 24 तारीख तक। आखिर उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? आप चूंकि एक वकील भी हैं, अगर कोशिश करते, कहते कि भैया एक ही बार सर्वे होगा, और कहीं लिखा तो नहीं था कोर्ट ऑर्डर में, मुझे जहां तक जानकारी कि भाई एक ही बार सर्वे होगा, एक बार जाइएगा और दोबारा नहीं जाइएगा। चूंकि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने कहा भाई हफ्ते भर में आप सर्वे रिपोर्ट दीजिए, तो कहीं ये नहीं कहा कि आप एक बार जाके सर्वे कीजिएगा। अंशु साहब जल्दी से जवाब। देखिए, हमारा जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि कहां पर मंदिर था, कहां मस्जिद था। 91 के बाद जो जैसे है उसको वैसे स्टेब्लिश रहने दिया जाए, क्योंकि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रोटी सेकनी है, तो इनको लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो जाए, लोगों के घर उजड़ जाए, किसी की बलि चढ़ जाए, लेकिन इनकी रोटी चले, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई चरम। अंशु साहब फिर से भटका दिया मेरे सवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त कितना ही था, पीसीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 19 तारीख के बाद भी 24 तारीख तक सर्वे से पहले बहुत सारा वक्त था, कोर्ट चले जाते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है, कह रहे कि भाई ये ऑर्डर ही असंवैधानिक है। अंशु अवस्थी साहब कह रहे वकील के तौर पर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो आप उसके खिलाफ चले जाते, कोर्ट से स्टे ले आते, दूसरी बार सर्वे नहीं होता, नहीं बवाल नहीं होता। लेकिन सबके बीच वोट की सियासत लगातार जारी है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।